हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर और उस कंपनी के ऊपर जिसका नाम है कोचीन शिपयार्ड। आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते से भारत में स्टॉक मार्केट के अंदर केवल डिफेंस इंडस्ट्री का ही बोलबाला चल रहा है। धड़ाके से ऐसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, चाहे एचएएल हो, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जिसमें पाकिस्तान की कुटाई करके हम वापस आए हैं अभी। तो चाहे एचएएल हो, बीएल हो, जीआरएससी हो, मझगांव डॉक हो, कोचीन शिपयार्ड हो, ठीक है ना। अब नॉर्मली ये समझा जाता है कि कोचीन शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक हो या फिर जीआरएससी हो, ये तीनों एक ही सेगमेंट की कंपनी है, यानी कि ये शिप बिल्डिंग के अंदर ही हैं और नेवल एसेट्स बनाती हैं। ऐसा है नहीं। जीआरएससी और मझगांव डॉकयार्ड्स ये दोनों इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं और कोचीन शिपयार्ड ये अलग सेगमेंट की कंपनी है। ये इंडियन पोर्ट एंड शिपिंग अथॉरिटीज के अंदर आती हैं। तो कोचीन ये शिपयार्ड जो है मझगांव डॉक और जीआरएससी से अलग कंपनी है, यानी कि ये नेवल तो बनाती है, साथ में मर्चेंट शिप्स भी बनाती है। कोचीन शिपयार्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है जी। हालांकि इसके पास एज ऑफ नाउ बहुत सॉलिड ऑर्डर बुक इन हैंड है, जो कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 25,000 करोड़ के करीब है। एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो शायद 23,000 करोड़ है। और कंपनी की टर्नओवर को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि लगभग 5 साल की ऑर्डर बुक कंपनी के पास ऑलरेडी है, जिसमें कंपनी के पास भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल, अभी तक हमारे पास 2 हैं, विक्रांत, और एक और हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। चाइना रिसेंटली तीसरा लॉन्च करने वाला है और हमारा भी तीसरे पे काम चालू है। बट ये और बात है कि ये 2030 तक आ पाएगा। अभी जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनका जो कैपेसिटी है डेट इज अराउंड 40,000 टन्स। जो उनका वेट है 40,000 टन्स का है, बट जो आईएनएस विशाल बनने वाला है डेट वुड बी अराउंड 65,000 टन्स। हालांकि जो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनका वेट होता है मिनिमम 1 लाख टन। तो हम अभी उनसे थोड़ा दूर चल रहे हैं। बट फिलहाल कोचीन शिपयार्ड पे वापस आता हूं मैं। कोचीन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली, जैसा आप जानते हैं, इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। चलिए क्वार्टरली नंबर्स की तरफ देखूं तो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग मुझे नंबर नहीं लगे। अगेन डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ है। डिफेंस इंडस्ट्री मतलब अब आपको मार्च 2025 के डेटा को मार्च 2024 से कंपेयर करना है। डिफेंस इंडस्ट्री पे मैं कई बार आपको ये बातें बता चुका हूं। मार्च 2024 में जहां 2225 करोड़ की टर्नओवर थी, वही बढ़कर 2025 में 16। अच्छा, मैं कंसोलिडेटेड पे आता हूं क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर हमेशा आपको एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे कि पिक्चर कैसे देखी जानी चाहिए। मार्च 2024 में 2286 करोड़ की जो टर्नओवर थी वो बढ़ के 1758 करोड़ हो गई। आप कहोगे सर आप कह रहे थे बताओ जी बेकार है, मतलब नंबर्स। हाँ, और ये तो 30% से ऊपर जंप है, बिल्कुल ठीक कहा। अब आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या मार्जिन है। देखो जी 22% थे जिसे घट के 15% हो गए हैं। यानी कि टर्नओवर में ग्रोथ तो हुई है, बट रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, मेटल्स की कॉस्ट खासकर बढ़ गई है। जिस मेटल्स को बनाने में यूज किया जाता है, शिप्स को बनाने में या फिर उनके शिप्स की रिपेयरिंग में यूज किया जाता है, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और कंपनी ने वो कॉस्ट आगे पास ऑन नहीं की है कंज्यूमर को, जिसका इंपैक्ट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नजर आ रहा है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी गिर गए। और इसका इंपैक्ट ये है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 288 से 266 में, नंबर्स में भी वो तो ऑब्वियसली नंबर्स में भी कम होना ही होना है जब इतना फॉल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आया है। ओके, अगर हम इंटरेस्ट कॉस्ट देखें सही है, यानी कि ज्यादा बोरोइंग नहीं है, डेप्रिसिएशन भी वहीं की वहीं है, यानी कि कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा कैपेक्स वगैरह नहीं हुआ है। तो फाइनेंशियल्स में बहुत ज्यादा इस बार के बहुत ज्यादा गंगो, यानी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। बट अगेन कंपनी के फाइनेंशियल्स हमेशा कंपनी की पूरी पिक्चर्स को नहीं बताते हैं। कंपनी के ओवरऑल पिक्चर्स को देखने के लिए आपको ना बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है, बहुत सारे फैक्टर्स में आता है कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। आइए जी कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स में देखेंगे तो भाई 67% किसके पास है, देखोगे 67% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो प्रमोटर्स के मामले में मैं निश्चिंत हूं, कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, तो यानी कि कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, ठीक है। एक और फैक्टर मैं बहुत जरूरी देखता हूं कि कंपनी का पीयर्स के मुकाबले, यानी कि उसके कंपिटिटर्स के मुकाबले क्या हाल है।
तो ये हाल पता लगता है कंपनी के पी रेशो देखकर। तो देखो कि कोचिन शिपयार्ड की पी रेशो जो है वो 60 टाइम्स की है। अब जीआरएससी गार्डन रीच की भी 60 टाइम्स है, जेन वगैरह की प्राइवेट प्लेयर्स की 60-49, मतलब मीडियम जो है वो 60 का ही है और कंपनी की 60 पे ही है। तो मतलब ना ये शेयर महंगा है ना ये शेयर सस्ता है, इस इंडस्ट्री में इतना चलता है तो मतलब इसी इंडस्ट्री में कंपनी चल रही है। मेजर आपको देखो, वैसे तो मैंने कहा मजगांव डॉक और गार्डन शिप से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मजगांव डॉक और गार्डन रीच तो है ही इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, और परंतु कोचिन शिपयार्ड दोनों करती है। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं है, बट फिर भी अब हमारे पास कंपैरिजन इसके लायक और कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी मर्चेंट में भी है और नेवी में भी है, ठीक है ना। तो इसलिए कंपैरिजन इन तीनों का मेनली होना चाहिए। तो देखा जाए तो मजगांव डॉक की कम है पी रेशो, यानी कि वो शेयर इनके कंपैरेटिवली सस्ता है। अब देखो आपने कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया। आपने एक फाइनेंशियल देखे जिसमें बहुत अच्छी पिक्चर नहीं थी, आपने प्रमोटर्स को कंसीडर किया जिसमें बहुत अच्छी पिक्चर सामने आई, आपने फिर पी रेशो देखी जो कि एकदम जेन्युइन थी, एवरेज थी, मतलब एक पॉजिटिव फैक्टर, एक नेगेटिव फैक्टर और एक एवरेज फैक्टर मिला, ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं कंपनी की ऑर्डर्स बुक देखी जाए तो मैंने कहा जी 23,000 करोड़ के करीब है, और कंपनी की ईयरली टर्नओवर कितनी है देखोगे तो कंपनी की ईयरली टर्नओवर 4,800 करोड़ है, यानी कि कंपनी के पास लगभग 5 साल से ऊपर की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इन प्लेस है। ओके, तो यानी कि ऑर्डर बुक देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। बट सर तो कंपनी मतलब इतनी ह्यूज टर्नओवर एक्सपेक्टेड है, भाई देखो एक शिप को बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, तो फिर और खासकर अगर आप आईएनएस विशाल जैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि अवार्ड हुआ था शायद 2023-24 में, और वो 2030 तक शायद बन के रेडी होगा 7-8 साल में, तो भैया ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए ऑर्डर बुक इन हैंड ठीक है, एक अच्छा फैक्टर है, बट ये भी देखना चाहिए कि वो ऑर्डर कब तक कंप्लीट होने हैं, तो ये फैक्टर साथ में देखा जाना चाहिए। बट फिर भी 5 साल के आगे के टर्नओवर की बुक्स आज से ही रेडी होना, यानी कि ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा जा सकता है कि कंपनी स्ट्रांग है। अच्छा, दूसरी बात, डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ मैं कह सकता हूं भारत में अगर टॉप 3 इंडस्ट्रीज में माना जाए कि आने वाले 10 साल कौन सी टॉप 3 इंडस्ट्रीज के हैं, तो मैं कहूंगा कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री उनमें से होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस में तो अभी हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। हम तो लेटे हुए थे भाई, फिर थोड़े टाइम के लिए बैठे रहे, अब एक्चुअल में अब हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। अब खड़े होके तेज चलने का वक्त है, फिर दौड़ने का वक्त है। तो आने वाले 10 या 20 साल इनफैक्ट मैं कह सकता हूं भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के हैं। तो मैं इस इंडस्ट्री के ऊपर तो इतना गंगो हूं, अगेन इतना पॉजिटिव हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ये इंडस्ट्री जो है गजब है आने वाले कुछ 10-15 साल के लिए। अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इनमें अगेन आप देख रहे हो कि हम केवल ज्ञान ले रहे हैं, केवल नॉलेज ले रहे हैं, चाहे कंपनी से रिलेटेड, चाहे कॉर्पोरेट से, चाहे उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। चलिए, तो ओवरऑल अगर बात करें तो प्रमोटर्स पॉजिटिव, इंडस्ट्री सुपर पॉजिटिव, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट ठीक, टर्नओवर बढ़िया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो पॉजिटिव साइड पे कंपनी जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर अभी शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पास ये शेयर्स थे, मेरे पास काफी अच्छे थे, मैंने इनमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके अभी रिसेंटली बेचा है, बट मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूं, शेयर ले सकता हूं, यस, जैसे ही मुझे एक उचित दाम पे ये मिलेंगे मैं दोबारा से एंट्री कर सकता हूं। अभी मेरे पास अभी ये शेयर नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं, मगर ये वन ऑफ माई फेवरेट कंपनियों में से एक है, मैं ये भी बताना चाहता हूं। तो मैं अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं केवल एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं इसमें इन्वेस्टेड था परंतु आज नहीं हूं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।